नमस्कार, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज की क्लास में हम एक खास टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं जिसको कहा जाता है धन विधेयक, मनी बिल। इसके बारे में आज चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, धन विधेयक को लेकर बहुत सारे अलग अलग तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, कुछ न्यायिक समीक्षा के मामले हैं। लेकिन अभी इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हाल ही में एक बिल जो है वो पेश किया गया था लोकसभा में और उसको राज्यसभा ने पारित किया है। और ये जो बिल था, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या थी, जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने की बात थी। अब ऐसे कई बिल आते हैं जिनको संसद में पेश किया जाता है, विधेयकों को पेश किया जाता है, मसौदा तैयार होता है। पहले सरकार सुझाव भी मांगती है, सुझाव के बाद उनको सदन में पेश किया जाता है। और जो सामान्य बिल होते हैं वो किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। लेकिन जो धन विधेयक है, वो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा बस उस पर सलाह दे सकता है। तो हम इतनी सारी बात ये धन विधेयक को लेकर कर क्यों रहे हैं? और संविधान के अंतर्गत एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 110। इसकी भी थोड़ी सी आज व्याख्या हम करेंगे। लेकिन फिर सवाल वही है, हम बात क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की संख्या बढ़ाई गई है, उसको माना गया है एक धन विधेयक है, एक मनी बिल है। इसीलिए ये विषय पूर्ण रूप से चर्चा में आया है। तो किसी को भी लगेगा कि सर, इससे कैसे संबंध हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ेगी, वो धन विधेयक का भाग कैसे है? क्या केवल उनको वेतन ही दिया जाता है? हमारे तो कोर्ट में इतने सारे केसेस लंबित हैं, इस पे चर्चा भी होनी चाहिए थी। इस पर विपक्ष पार्टियों का भी कोई ना कोई तरीके का संबोधन लेना चाहिए था। तो इस कारण ही इस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या जो बढ़ाई गई, वो किसके आधार पर बढ़ाई गई है? धन विधेयक के आधार पर बढ़ाई गई है और इसको राज्यसभा में भी पारित किया गया है। तो अगर हम जैसा बात करें तो हमारे यहां पर एक प्रणाली है कि कोई भी जो विधेयक होता है, वो विधेयक हमारे सदन में पेश किया जाता है। यानी लोकसभा है, राज्यसभा है और फिर हमारे राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी। तो राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो विधेयक फिर विधेयक नहीं रहता, वो अधिनियम बन जाता है। अब इसके लिए जो खास तौर पे हमारे संविधान के अंतर्गत व्याख्या की गई है धन विधेयक की, आज इसके जरिए हम इन टॉपिक्स को भी ध्यान से समझ लेंगे। तो देखिए, अगर हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, मनी बिल को लेकर, धन विधेयक को लेकर, आर्टिकल 110 को लेकर बात क्यों हो रही है? बात इसलिए हो रही है कि राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है, इस संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या सीजीआई सहित, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सूर्यकांत साहब को मिलाकर 34 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 38 हो गई है। मतलब हमारे कोर्ट में 37+1 का सिस्टम चलेगा, जिसमें एक सीजीआई होंगे और अन्य जो जजेस होंगे वो उनका आंकड़ा कितना होगा? उनका आंकड़ा 37 होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, हालांकि इसे मनी बिल, यहां पे सबसे बड़ा सवाल यही आया है कि इसको धन विधेयक के तौर पर पारित किए जाने से इस बात पर फिर बहस छिड़ गई है कि सरकार राज्यसभा में पूरी विधायी जांच पड़ताल से बचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करती है। अब ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जो आधार एक्ट के समय आई थी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की तरफ आई थी, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इसके ऊपर एक टिप्पणी करी थी। आज उसको भी हम समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब। डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस पर कोई टिप्पणी करी थी। वो टिप्पणी क्या है, क्या इसको लेकर विवाद होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत से इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं ताकि आपको एकदम गहनता से धन विधेयक के हर पहलुओं के बारे में समझने आ जाए। तो देखिए, वैसे तो हमारी संसद में अलग अलग तरह के बिल पेश किए जाते हैं। एक बिल होता है जिसको आप सामान्य बिल कहते हैं, ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। अब इस सामान्य बिल के लिए जो प्रावधान है हमारे संविधान के अंतर्गत, उसमें यह है कि किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही पेश किया जाए। लेकिन ये जो दूसरा बिल होता है, मनी बिल, जिसको हम आज हमारा पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर है? इसी धन विधेयक के ऊपर है। ये धन विधेयक सबसे पहले कहां लाया जा सकता है? लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
इसके बाद राज्यसभा में इसको पेश किया जाता है और राज्यसभा भी इस पे सलाह दे सकती है, लेकिन राज्यसभा का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता धन विधेयक को लेकर। अब यहां पे और भी तरह के बिल होते हैं, जैसे स्पेशल बिल होता है, कोई विशेष विधेयक होता है। अब विशेष विधेयक के लिए क्या चाहिए होता है, संविधान संशोधन करना पड़ता है आर्टिकल 368 का। और ऐसे ही क्या होते हैं, फाइनेंशियल बिल भी होते हैं, इनकी भी अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिल मनी बिल से डिफरेंट होता है। अब अगर आप सामान्य तौर पर देखोगे तो स्पेशल बिल को पास करने के लिए एक अलग प्रावधान है हमारे कि भाई 2/3 बहुमत चाहिए होता है हमारे दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में, और आधे से ज्यादा राज्य की विधानसभाओं से भी वो पास होना चाहिए, तब जाकर संविधान संशोधन होता है। कई ऐसे मामले जो राज्य से जुड़े होते हैं। लेकिन आज हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो किसके इर्द गिर्द घूमेगा, धन विधेयक के। तो अगर आप देखोगे तो इनमें अंतर समझिए, मनी बिल और सामान्य बिल यानी धन विधेयक और अन्य विधेयकों में क्या अंतर होता है। तो मनी बिल जो है डील ओनली विद टैक्सेशन, गवर्नमेंट बोरोइंग, कंसोलिडेटेड फंड, यानी आर्टिकल 110 में यह साफ सुथरा दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 110 का जो भाग है उसमें ए बी सी डी ई एफ के अंतर्गत कुछ हिस्से हैं और आर्टिकल 110 का जी हिस्सा भी कहता है कि भाई ये जो भी शर्तें इसके अंतर्गत आई हैं वो मनी बिल कहलाएगा। अब इसमें है क्या, तो इसके अनुरूप ये होता है कि अगर कोई भी मामला, कोई विधेयक ऐसा है जो टैक्स से जुड़ा हुआ है, कर से जुड़ा हुआ है, भारत की संचित निधि से जुड़ा हुआ है, मतलब भारत सरकार की आय से जुड़ा हुआ है, भारत सरकार के खर्चे से जुड़ा हुआ है, टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहा जाएगा, धन विधेयक कहा जाएगा। इसके अलावा कोई भी विधायिका से जुड़े हुए मामले हो वो सारे के सारे सामान्य बिल होंगे। अब क्या होता है, सरकारें इसमें ना थोड़ी सी चालाकी करती हैं, क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं तो उनकी सैलरी भी है। इन्होंने जो बिल पास करा है उसमें खास तरह की शर्त का इस्तेमाल कर लिया है कि ये जो है ये मनी बिल है, क्योंकि इसमें खास तौर पर दिया है टैक्सेशन। ये मामला टैक्सेशन का नहीं है, ये सरकार की संचित निधि का नहीं है, ये तो भाई जजेस की संख्या बढ़ाने का है। भारत के अंतर्गत जुडिशरी के ऊपर इतना बर्डन है कि भाई हमारे कई केसेस ऐसे हैं 10 साल 15 साल बाद न्याय आता है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करी। हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तर्ज पर पर्यावरण संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए एक अलग व्यवस्था करी। तो यहां पे ऐसा दिया हुआ है कि टैक्सेशन से जुड़ा हुआ मामला और बाकी अन्य मामले जो हैं वो सामान्य बिल होगा। इसमें दिया है कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, यानी ये सिर्फ कहां लाया जा सकता है, पहले लोकसभा में। अगर सामान्य कोई बिल है तो वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। इसके उपरांत बात करें तो रिक्वायर्स प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन बिफोर इंट्रोडक्शन, यानी जब भी धन विधेयक को सदन में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, तो उससे पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना नहीं आता है। तो राष्ट्रपति की भी इसमें क्या होता है, रिकमेंडेशंस होते हैं। अगर हम बात करें सामान्य बिल में तो किसी विशिष्ट केसेस में ही इसमें राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य है। अगर हम यहां पे बात करें तो इसके लिए क्या होता है, किसी विशिष्ट परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, अदरवाइज संसद में ला दिया जाता है। राज्यसभा ओनली रिकमेंड चेंजेस विद इन 14 डेज, यानी राज्यसभा क्या कर सकती है, इसमें बस सुझाव दे सकती है 14 दिन में कि भाई इसके अंदर ये बदलाव कर दो, उसके अलावा उसका बहस का कोई भी अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा कैन अमेंड, रिजेक्ट और डिले द बिल। जो सामान्य बिल होते हैं उसमें राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि वो उसमें संशोधन करवा सकती है, बहस कर सकती है, उसको नकार सकती है, उसको धीमा कर मतलब डिले कर सकती है। लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट राज्यसभा रिकमेंडेशन, यानी इसमें सिर्फ है कि लोकसभा के पास ही सारी शक्ति है कि उसको अपनाना है या नहीं अपनाना है, राज्यसभा बस वहां पर एक दर्शक के तौर पर रहती है। अगर हम सामान्य बिलों की बात करें तो दोनों हाउसेस की वहां पर सहमति की आवश्यकता होती है। नो ज्वाइंट सिटिंग इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट, इसमें कोई भी तरह से क्या नहीं हो सकता, दोनों सदन को एक साथ नहीं, मतलब ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है कि दोनों सदन एक साथ बैठ जाएं। लेकिन सामान्य बिल के लिए क्या है, ज्वाइंट पॉसिबल होता है, सिर्फ संविधान संशोधन के मामले में ज्वाइंट सिटिंग अलाउड नहीं है। स्पीकर सर्टिफाइड एज मनी बिल एज फाइनल, यानी अगर हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब ने कह दिया कि ये बिल जो है वो धन विधेयक है, तो मान लिया जाएगा धन विधेयक है,
फिर उसके ऊपर कोई भी दूसरा टिप्पणी नहीं कर सकता। नो सच सर्टिफिकेशन अप्लाइज। ये सामान्य बिलों के लिए स्पीकर का कोई महत्व नहीं रहता। अब ये मैंने आपको जो मोटे मोटे अंतर बताए कि मनी बिल और अदर बिल में होते हैं, तो अब जो पूरा का पूरा मामला है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ा देना, धन विधेयक के तहत बढ़ा देना, क्या ये जायज है? इसको लेकर अब जो विपक्षी पार्टियां हैं और कई लोगों की इस पर जो है कलम भी चल रही है, और ये फिर से 2018 में डीवाई चंद्रचूड़ साहब की टिप्पणी को कहीं ना कहीं वापस से जगा रहा है। क्या बात है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो भारत में जो धन विधेयक, मैंने जो अभी आपको बताया, भारत में मनी बिल या जिसी को धन विधेयक कहते हैं, वित्तीय कानून की एक खास श्रेणी है जो मुख्य रूप से टैक्स, सरकारी खर्च, उधार लेने और भारत की संचित निधि, जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड निकालने जैसे मामलों से संबंधित है। और इसको इसलिए देखो, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको खास तौर पर बनाया कि ऐसा ना हो कि भाई भारत के अंतर्गत जो भी अलग अलग श्रेणी पे लोग काम कर रहे हैं उनकी जैसे सैलरीज ही अटक जाए, कि संसद में बिल ही नहीं पास हुआ और वो मामला ऐसा अटका रहे और उस चक्कर में जो पूरी की पूरी जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित ना हो। तो वर्किंग प्रॉपरली चलते रहे, ये कहीं ना कहीं एक एम था हमारे संविधान निर्माताओं का, इसलिए आर्टिकल 110 को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए, ये बात तो यहां पे है, लेकिन इसमें यह भी बात रखी गई, इसके लिए एक विशेष विधायी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें लोकसभा के पास अंतिम अधिकार होता है और राज्यसभा की भूमिका जो होती है केवल सलाह देने तक ही सीमित होती है। तो राज्यसभा की भूमिका क्या है? सिर्फ सलाह देने तक सीमित है। राज्यसभा यहां क्या देगी? सिर्फ सलाह देगी। जो पूरी की पूरी भूमिका निभाएगी वो लोकसभा निभाएगी। अब इसी मामले में जो संवैधानिक प्रावधान है, मैंने आपको बताया संविधान के आर्टिकल 110 के अंदर इसकी व्याख्या की गई है कि किसको धन विधेयक माना जाएगा। तो अनुच्छेद 110(1) में मनी बिल यानी धन विधेयक को परिभाषित करता है। किसी बिल को मनी बिल तब माना जाता है जब उसमें केवल निम्नलिखित मामलों में से किसी एक या सभी से संबंधित प्रावधान हो। जैसे किसी भी टैक्स को लगाना, जैसे सरकार टैक्स लगाएगी तो धन विधेयक लगा देगी, उसको या तो खत्म कर रही है, माफ कर रही है, उसमें बदलाव करना या उसे रेगुलेट करने के लिए धन विधेयक लाया जाता है। दूसरा, सरकार उधार ले रही है या वित्तीय दायित्वों को रेगुलेट कर रही है। भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड या भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड, जैसे आप सुनते हो रेलवे हादसा हो गया तो कई बार सरकार मुआवजा तय करती है, तो वो मुआवजा कहां से आता है? कंटिजेंसी फंड से आता है। तो इसमें पैसा जमा करना हो या संचित निधि में पैसा जमा करना हो, निकालना हो या उसकी देखरेख कस्टडी करनी हो, तो फिर धन विधेयक की बात होती है। ये आर्टिकल 110 के अंतर्गत के ही जो परिभाषा है उसमें दिया हुआ है। इसके अलावा भारत की संचित निधि से पैसा निकालना विनियोग से मामला है। किसी खर्च को भारत की संचित निधि पर भारित चार्ज घोषित करना, यह मामला है। ये कुछ शर्तें दी गई हैं धन विधेयक के अंतर्गत। इसके अलावा एक आर्टिकल दिया है 110(G). 1 का जी कहता है कि इसमें जो भी शर्तें दी हैं ABCDEF तक, वो जी के अनुसार ये जोड़ा गया है कि अनुच्छेद 110A से F में बताए गए मामलों से जुड़ा कोई भी मामला होगा तो वो क्या हो सकता है? मनी बिल हो सकता है। अब इसी चीज का सरकारें क्या करती हैं? फायदा उठाती हैं और वो कहीं ना कहीं ये कहती हैं कि भाई यहां से तो जो पैसा आ रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहा है, भारत की संचित निधि से आ रहा है, तो इसको क्या बना दो? धन विधेयक बना दो। अब धन विधेयक बनाने से क्या होता है? राज्यसभा की भूमिका ही खत्म, लोकसभा से काम चल जाता है और बिल जल्दी से पास हो जाता है, जो इन्होंने अभी किया है। तो यहां पे अगर हम बात करें अनुच्छेद 110(3) की भी भाषा पढ़ लीजिए। यह बताता है अगर कोई सवाल उठता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो इसमें ही दिया है 110(3) में कि ये डिसाइड कौन करेगा? तो ओम बिरला साहब डिसाइड करेंगे। तो लोकसभा स्पीकर का फैसला ही आखिरी होगा और अगर स्पीकर बायस्ड हो तो दिक्कत होती है, क्योंकि संविधान में कई चीजें विवेकाधीन शक्तियां हैं। अब वो विवेकाधीन शक्तियों को आप किसी भी तरीके से नियमों के आधार पर नहीं बना सकते। तो 110(3) के अनुसार सरकार कहेगी कि भाई कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करेगा, और स्पीकर ने डिसाइड किया है ये धन विधेयक है। इसके अलावा अनुच्छेद 109 की भी भाषा पढ़िए। अनुच्छेद 109 कहता है कि मनी बिल के लिए खास प्रक्रिया बताता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, और इसे 14 दिनों के अंदर सुझाव या 7 बिना सुझाव के वापस करना होता है। तो राज्यसभा की भूमिका मैंने जैसे पहले भी कही, वो एक तरह से क्या होती है? ऑडियंस की होती है कि वो बस रिकमेंडेशंस दे सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। इसमें लोकसभा की भूमिका यहां पर हो जाती है। अब पूरा का पूरा ये तो धन विधेयक का मामला है, लेकिन विवाद क्यों है? तो देखिए, विवाद इसलिए है
कि यदि कैसे कानून को मनी बिल बना दिया जाए जिसका मुख्य विषय वित्तीय ना हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का विषय कहीं से भी धन विधेयक से जुड़ता ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते का इस्तेमाल किया गया। तो लोकसभा निर्णायक है, जबकि राज्यसभा क्या है, सीमित भूमिका हो जाती है। तो इसमें राज्यसभा का अगर कहीं ना कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है जिसको हम बायकैमरलिज्म कहा जाता है, उसके ऊपर एक कुठारघात है। तो इस कारण इसमें बायकैमरलिज्म क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण उदाहरण रहे हैं जिसमें सरकार ने ऐसा किया है, जैसे आधार एक्ट लाई थी 2016 में। इसको कहा कि भाई धन विधेयक का मामला है क्योंकि सरकार से पैसा जा रहा है। दूसरा फाइनेंस एक्ट था 2017 का। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को भी इसके तहत, मनी बिल के तहत रखा गया था। मनी बिल रूट को लेकर पहले से संवैधानिक विवाद मौजूद है और इसको लेकर न्यायिक समीक्षा, देखो हमने एक बहुत अच्छी चीज है जो हमारी न्यायपालिका इसका प्रयोग करती है, जिसको क्या कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू। तो अगर हम देखें न्यायिक समीक्षा का एक मामला गया था, मनी बिल के रास्ते पास किए गए अहम कानूनों जैसे आधार एक्ट 2016, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पीएमएलए में संशोधन किए गए थे, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क हैं, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीधे तौर पर टिप्पणी करी थी कि भाई इस तरीके से संसद जो है वो क्या कर रही है ना। 2018 का वर्डिक्ट सुनिए यहां पे। तो संविधान के साथ धोखाधड़ी है ये किसका स्टेटमेंट है, ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब का है। तो 2018 के आधार फैसले में अपनी असहमति वाली राय में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गैर वित्तीय संरचनात्मक कानूनों को मनी बिल के तौर पर पास कराने को संविधान के साथ धोखाधड़ी बताया था। 7 जजेस की संविधान पीठ को मनी बिल सर्टिफिकेशन के लिए पक्के मानक तय करने का काम सौंपा गया है। तो यहां पे अगर हम सीधे तौर पर देखें तो 7 जजेस को मनी बिल सर्टिफिकेशन के लिए पक्के मानक तय करने का काम सौंपा गया और साथ साथ डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इसको क्या बताया कि यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है, कि आप क्या कर रहे हो, शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें आप बहस नहीं करा रहे हो। तो यह है पूरा का पूरा मामला, जिसके कारण अभी धन विधेयक को लेकर सुप्रीम कोर्ट वाला मामला तूल पकड़ा। अब देखिए इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन एक खास चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारे कोर्ट में मामले बहुत लंबित हैं। दूसरा इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो उसमें भी थोड़े से सुधार हो, और साथ साथ जो हमारे जिला एवं सत्र न्यायालय हैं जिन पर सबसे ज्यादा केसेस का बोझ है, उनमें संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, महिलाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी भारत में अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला नहीं हुई है। हालांकि बीवी नागरत्ना बनेंगी, है ना, लेकिन अगर हम बाकी क्षेत्र मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बात करें तो हाई कोर्ट और जो जिला सत्र न्यायालय उसमें महिलाओं का आंकड़ा अभी भी कम है। चलिए एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था, अगर राज्यसभा किसी मनी बिल में बड़ा बदलाव करती है तो क्या होगा। राज्यसभा की सिफारिशों को मानकर या ना मानकर भी लोकसभा बिल आगे बढ़ सकता है। राज्यसभा बिल पर आगे विचार नहीं कर सकती। राज्यसभा बिल को दोबारा विचार के लिए राज्यसभा को भेज सकती है और राष्ट्रपति बिल पास करने के लिए ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हैं। कौन सा इसका आंसर सही होगा आपको मुझे बताना है। इसके अलावा आप मेरे साथ एक खास सीरीज कवर कर सकते हैं जिसमें जैसे ये टॉपिक्स हम कवर करते हैं, ऐसे ही कोई विषय अगर चर्चा में है तो उसको हम मैप के थ्रू समझते हैं। तो ये डेली मैप ड्रिल की एक सीरीज है जो मैं रोजाना कवर करता हूं। इसको आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और आशा करता हूं आज के सेशन से आपने कुछ नया जाना होगा, समझा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।